दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको जो पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपके लेके आए हैं, जो कि आगामी आपके यू टेट, सी टेट, एच टेट, रीट, बिहार टेट, पंजाब टेट सभी में जिसमें पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं वो उनके लिए बेहद ही शानदार और उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से जो एसएससी, सीजीएल, रेलवे तो इनके अंदर से भी यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। साइंस के अंदर, जनरल साइंस में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन उनके लिए जीके के ये होने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वीडियो को अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए, वीडियो को जरूर अंत तक देखें, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, जो चिपको आंदोलन था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो आप सबको ही पता होगा कि लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए क्या थे और पेड़ों के चिपक गए थे और उन्होंने जो अपनी पर्यावरण की रक्षा के लिए तो उसको चिपको आंदोलन बोला गया है। और जो उसको प्रारंभ जो उनका नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अल ब्रूनी किस देश से भारत आया था, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। जो अल ब्रूनी है वो कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट है भारत में संकटाग्रस्त पादप जाति में शामिल है। तो क्या शामिल है भाई, चंदन जो है भारत में संकटाग्रस्त पादप प्रजाति के अंदर शामिल है चंदन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं। तो भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं, तो वह मन्नार की खाड़ी का क्या है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं शोला और शबनम। सॉरी भाई मजाक कर रहा था, शबनम नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, शोला। इसलिए मैंने बोला था कि आपको एकदम से मैं बोलूं तो आपके दिमाग में इधर उधर भटका हुआ तो एकदम से आए। ये गोविंदा की फिल्म की बात नहीं कर रहे हम शोला और शबनम की, या ना कोई शोला है ना कोई शबनम है, या तो हमारी बेरोजगारी और तनाइयाँ हैं दोस्तों, उन्हीं को हमने अपने प्रयासों से एक दूसरे की हेल्प करके दूर करना है। और यदि आप उसको दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और जमकर अपनी तैयारी करें। सब्जेक्ट वाइज जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो जान लगा के तैयारी कर दो दोस्तों, फिर देखना दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। तो जो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार होते हैं मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, उनको क्या कहते हैं, शोला। नेक्स्ट देखिए भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है को माना जाता है भूसंधि। तो भूमि की एक संकरी पट्टी, संकरी समझते हो, भीड़ी, बिल्कुल भीड़ी से जो बिल्कुल संकरी, ठीक है, जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है उसे माना जाता है भूपट्टी। नेक्स्ट देखिए भारत में वन संपत्ति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है भाई, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के अंदर, भारत के अंदर वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है और यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, शोला। क्या कहते हैं उनको, शोला। नेक्स्ट देखिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट देखिए स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। कौन से संसाधन, संभावित संसाधन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन सुंदरवन कहाँ स्थित है। तो सुंदरवन आपका कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। उसके बाद सिंपलीपाल जीवमंडल कहाँ है आपका, उड़ीसा में। सिंपलीपाल इंपॉर्टेंट है ये दोनों,
तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। सिंपलीपाल जीवमंडल आवास, सिंपलीपाल जीवमंडल आवास कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। और भारत में जो पौधों की जातियां हैं लगभग कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 47,000 पाई जाती हैं। और पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या रहती है? हमेशा सदा हरित रहती है। और उनको किस नाम से जाना जाता है? शोला नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट में ही क्या सर्वाधिक विभिन्नता जो पशुओं में और पादप में और जंतुओं में पाई जाती है वो पश्चिमी घाट के अंदर ही पाई जाती है। दिमाग में इसको अच्छी तरीके से इसकी इमेज बना लें। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो कौन सी फैलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जल ऊर्जा। क्या है? भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट देखिए कि भूरा कोयला का जो नाम है वो क्या होता है? लिग्नाइट होता है। क्या होता है? भूरे कोयले को किस नाम से भी पुकारा जाता है? लिग्नाइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फटाफट मैं कोशिश इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या है इस वीडियो में कवर कर सकूँ। तो आप भी मेरे साथ बने रहें। ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? ओजोन का छिद्र है ओजोन की परत का पतला होना। नेक्स्ट देखिए कि पर्यावरण की आधुनिक समस्या ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण है। नेक्स्ट देखिए पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें क्या कहते हैं? पराग। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फटाफट, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करवाने हैं ये क्वेश्चन। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी निवासी है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमेन। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। किसने दी भाई? चार्ल्स एल्टन ने। और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स एल्टन के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की जो कंसेप्ट था वो बताया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स एल्टन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन को निम्नलिखित में से एक प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों समुद्री वातावरण की मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो होते हैं आपके कौन से? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट देखिए परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा होता है? सीधा। तो परितंत्र के अंदर ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का जो अंतर संबंध है यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? पीडी शर्मा का। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है कहलाती है पारिस्थितिकी। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। क्या होती है? पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध दर्शाती है। तो उसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं उसको? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट देखिए कि पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं? मृदीय कहते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्र। स्थायी है भाई समुद्र, कोई चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट देखिए 31वां क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकीय पदचाप। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। कौन सी पदचाप? पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। उसके देखिए प्रश्न नंबर 32, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? जैवमंडल।
उसको ही क्या बोलते हैं, जैवमंडल। तो जैवमंडल की परिभाषा है बड़ी शानदार, एक बार फिर से देख लीजिए कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है, तो करता है भाई क्लोरोफिल, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। कौन सा हरित, पर्णहरित भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या है, तो उच्चतम किनका भाई, सर्वाजोहारी है, जो सब कुछ खा सकते हैं, तो उनको किस स्तर पर रखा गया है, उच्चतम पोषण स्तर पर रखा गया है, सर्वाहारी को। नेक्स्ट देखिए 35वां कि पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पौधे की जो हरी पत्तियों द्वारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होती है। नेक्स्ट देखिए कि प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलितता। प्राकृतिक तंत्र का विकास तंत्र की स्वसंतुलित विकास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है भाई, हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरित लवक में होती है। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो वह आपका स्त्रीकरण। मृत जीवी जीव किस पर आधारित रहते हैं, मृत व अपघट्य पदार्थों पर। तो मृत जीवी जीव मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेर, पक्षी और सांप एक वृक्ष है, तो कैसे, जैविक कारक के हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलितता। नेक्स्ट है वे जीव जो अपने आहार एवं जीवन निर्वाह के लिए एक दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको कहते हैं परजीवी। परजीवी क्या कहते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे उनको क्या बोलते हैं, परजीवी। नेक्स्ट है वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो कहाँ क्या मिलते हैं, लाइकेन। जो लाइकेन होते हैं वो वन की जो पेड़ होती है, जो छाल होते हैं उन पर क्या है, उगे मिलते हैं आपके लाइकेन। और लाइकेन प्रदूषण का बढ़ाने के भी प्रमुख जो कारक है उनमें भी आते हैं, तो इस बात को भी आप क्या है, एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। जो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन है आज का हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मैं आपको शानदार करवा रहा हूँ, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना है दोस्तों, और एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों मेरी फैमिली, मेरे परिवार, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, यदि आप कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ दोस्तों लाइक तो ज़रूर करें। लाइक तो जो भी इसको वीडियो को देख रहा है दोस्तों सभी को वीडियो लाइक करनी है। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले व लाल रंग की रोशनी के अक्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नीले एवं लाल रंग की रोशनी में संपन्न होती है, और सबसे तेज जो होती है वो लाल रंग में होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाल रंग में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की जो भूमिका होती है वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में होती है। वो क्या, जो प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण करता है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण किया गया? वो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसके दौरान जो सबसे पहले यौगिक का निर्माण किया गया था वो था आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद, वृहद मैंने बहुत बड़े रूप पर, उसको बोला जाता है जीव मंडल। कौन सा मंडल? जीव मंडल। नेक्स्ट देखिए, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र किसका उदाहरण है? तो लोटिक है आपका पोंड का। लोटिक किससे? लोटा, लोटे से आप रख सकते हो। पहले के लोग क्या थे, घरों में लैट्रिन की व्यवस्था नहीं होती थी तो लोटा लेकर पोंड से क्या लेते थे? पानी लेते थे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। हमें हमारा तो अल्टीमेट जो एम है वो क्या है? हमें तो क्वेश्चन को याद करना। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो किसका है? पोंड का है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित किया जाता है कृषि भूमि द्वारा। भाई वहाँ कृषि भूमि हो तभी तो उसको कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। यदि वहाँ कृषि नहीं होगी तो फिर उसको कैसे बोल सकते हैं? ये कुछ बेहद ही टूचे क्वेश्चन है, इनको सिर्फ आपको अपने दिमाग के हिसाब से आंसर देना है, और जो शानदार क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए कि एक भौगोलिक क्षेत्र में, ये फिर वही से आ गया कि जो सभी बड़ी यूनिट बनाए तो जैवमंडल बोलते हैं उसको। भाई सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन से मैं आपको बता चुका हूँ, उसी से क्या एक छोटी छोटी और डेफिनेशन निकाल रहा है ये। तो सभी की सभी डेफिनेशन क्या है, जो एक बड़ी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जैवमंडल की, वो अच्छे से याद कर ले। बाकी सब क्या है, ऐसे ही है, बाकी सब आपकी मुट्ठी में है, आप अपने आप कर दोगे। तो नेक्स्ट है, विश्व का वह बाग जहाँ मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, एक्यूमेन। नेक्स्ट देखिए, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है? घास भूमि को कहाँ? स्थलीय। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? फाइटोप्लैंक्टन। कौन से प्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वर्दी से नष्ट हुई है? तो जलकुंभी। तो हैदराबाद के अंदर कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है, और उसके अंदर जलकुंभी इतनी ज़्यादा पैदा होगी कि वो क्या हुई, वो झील ही नष्ट होने के कगार पे है लगभग। तो जलकुंभी क्या है? जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो पूरी की पूरी झीलों को क्या है, नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कई जगह पे, मैंने कई जगह देखा है मैंने उनको, उनकी वर्दी इतनी तीव्र होती है कि एक यदि पौधा वहाँ पे वो उग गया या एक पादप वहाँ पे उग गया तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या है, पूरी की पूरी झील को तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है। और इसी का जो आक्रमण हुआ हुसैन सागर झील हैदराबाद पर हुआ, और वो आज नष्ट हो चुकी है जलकुंभी का। नेक्स्ट देखें कि हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है। अजैविक तत्व क्या है भाई? वायु। नेक्स्ट देखें कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो मानव द्वारा बनाया हुआ होता है। तो क्या होता है आपका? कृत्रिम होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसमें नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधे का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। तो फाइट्रोन एक ऐसी पद्धति होती है जिसके अंतर्गत नियंत्रण जलवायु दशाओं में क्या है? पौधे का विकास किया जाता है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जा सकती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। नेक्स्ट देखिए कि दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता और प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं भाई? हम सहजीवन कहते हैं, जो कि हमारे घरों में चलता है। यही तो एक विधि होती है, ये तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सहजीवन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ छोटे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसको बोलते हैं टेरेरियम। टेरेरियम की टेरेरियम क्या होता है आपका? वह स्थान होता है
जहाँ पे छोटे जंतु जैसे दीमक है, मक्खी है, केंचुए हैं, उन आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेरेरियम। क्या बोलते हैं? टेरेरियम। कौन से रियम? टेरेरियम। तो नेक्स्ट है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्कर। तो जो पारितंत्र है आपका, उसका जो गतिक हृदय है वो ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्कर कहलाता है। कौन सा चक्कर कहलाता है दोस्तों? खनिज चक्कर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए और मेंढक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो जो आपके मछलियाँ हैं, कछुए हैं, मेंढक है, वो कौन सी श्रेणी के होते हैं भाई? द्वितीय श्रेणी के क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 68, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो जीवाणु, एक्टिमाइनिस और जो कवक होते हैं वो किस प्रकार के हैं? प्राथमिक है। बड़ी मछलियाँ, आपके कछुए और जो मेंढक है वो क्या है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हम जीरोफाइट्स बोला जाता है। अपघटक किस पोषक स्तर के जीव है? पोषण स्तर 4 के हैं। अपघटक क्या है? उनका पोषण स्तर 4 है अपघटक का। नेक्स्ट देखिए कि पारितंत्र के अजैविक तथा जैविक घटकों के मध्य की योजना या कड़ी है जैव संरचना। तो जो पारितंत्र में अजैविक या जैविक घटकों के मध्य की जो योजना है या जो कड़ी है उसको जैव संरचना बोला जाता है। पादप वृद्धि सबसे ज़्यादा है वो दोमट मिट्टी में होती है। नेक्स्ट है आपका, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषण करते हैं? केशिका जल। नेक्स्ट है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। मरुस्थल पादप जो अधिकतर कैसे होते हैं? आपके मांसल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? सीधा। एक तालाब में पारितंत्र में जीव भाव का जो पिरामिड है वो क्या होता है? उल्टा। देखो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है पारितंत्र में? आपका सदैव सीधा। लेकिन जीव भाग का जो पिरामिड है तालाब में एक तालाब में पारितंत्र में जीव भाग का जो है वो क्या होता है? उल्टा। तालाब में जो जीव भाग का क्या होता है? उल्टा। और ऊर्जा और पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो क्या होता है? सदैव सीधा। नेक्स्ट है, घास स्थलीय एवं वन पारितंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। नेक्स्ट है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, यानी एक दिशा में जो चले उसको बोलते हैं हम एक दिशीय। नेक्स्ट है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है लगभग 90% तक ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की कमी होती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने। तो चार्ल्स एल्टन थे जिसने सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना दी थी, वो थे चार्ल्स एल्टन। 81वां क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को आत्पौद्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं सदाहरित। किस प्रकार के? सदाहरित। और पश्चिमी घाट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाहरित पाए जाते हैं। नेक्स्ट 83, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं। किस प्रकार के वन मिलते हैं? वहाँ पर घास वन मिलते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। किसमें? अक्षोमंडल में। अक्षोमंडल में ही बादल बनते हैं, बिजली आपकी है कड़कती है, तूफान और जो आंधियाँ है ये सब क्या पाए जाते हैं? अक्षोभ मंडल के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हैलोफाइट। जो लवणीय जो मृदा है उसको क्या बोलते हैं? हैलोफाइट। लवणीय मृदा में जो उगते हैं पादप उनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइट। मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं? मृदा जनन बोला जाता है। उसके बाद वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी सतह में। नेक्स्ट है, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता होती है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम। आपकी दृढ़ पर्णी वनों की मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट है, वे मृदाएं जिनके विभिन्न पोषक विलकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसको बोलते हैं हम सुपोषी। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, मृदा में उपस्थित अपक्षित
होते कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? ह्यूमस। नेक्स्ट है उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो कितना होता है भाई? 50% उसमें बालू होती है और 50% उसमें क्या होती है? मृतिका होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के प्रमुख जीवाणु है एक्सोबैक्टर। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का एक जो मुख्य जीवाणु है वो क्या आपका? एक्सोबैक्टर है। एक्सोबैक्टर क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण का करने वाला मुख्य जो जीवाणु है वो आपका एक्सोबैक्टर। नेक्स्ट है दोस्तों परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को बोलते हैं। परितंत्र का जो गतिक हृदय है वो ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को बोला जाता है। खनिज चक्र और जो ऊर्जा प्रवाह है उसको क्या बोलते हैं? परितंत्र का गतिक हृदय। नेक्स्ट देखिए कि परितंत्र में होता है ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि। किसकी हानि? ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है आपका लिंडेमान। कौन से मान? लिंडेमान। 10% का नियम दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होती है। जी क्या कहना चाहता है कि जीवों में जो खाद्य स्वभाव में जितनी अधिक विविधता होगी खाद्य श्रृंखला भी क्या होगी? उतनी ही अधिक लंबी होगी। नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों जो हम आपको फटाफट जो ये रिवाइज एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं इस सेशन में आपको कैसी लग रही है दोस्तों? यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और हमारे चैनल को सहयोग करें, प्रमोट करें। आप वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो सके वहाँ, जहाँ आपसे संभव हो सके वहाँ कर दीजिएगा। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी आप पे नहीं है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। एक से अधिक जातियों के समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे सुपर हिट 100 क्वेश्चन और पर्यावरण अध्ययन के, जो कि हमारा मकसद था कि आपको फटाफट हम उनको रिवाइज करवाएं। तो हमने आपको 100 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आपको हमने आज रिवाइज करवाए हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट कर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये फटाफट जो रिवीजन है 100 क्वेश्चंस का जल्दी जो हमने आपको करवाए हैं वो कैसा लगा है दोस्तों। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मित्रों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी वीडियो पर्यावरण अध्ययन की है, साइंस की है, मनोविज्ञान की है, गणित की है, तो वो भी देख लें आप। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।